हेलो एवरीवन। स्पेशल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम राकेश यादव सर की मैथमेटिक्स की बुक से मेंसुरेशन के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। ये इस सीरीज का पार्ट 14 है। पार्ट 13 तक हम 260 तक के क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 13 तक की वीडियोस को नहीं देखा है तो उनको देख लीजिए, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज पार्ट 14 में हम 261 से लेकर के 280 तक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं हम आज के अपने क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 261। किसी घन का विकर्ण √12 सेंटीमीटर है, घन का आयतन ज्ञात करें। देखिए, मेंसुरेशन टॉपिक का जब हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था तो हमने वहां पर घन और घनाभ के बारे में पढ़ा था। तो हमने वहां पर क्या क्या पढ़ा था, हम एक बार उसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, हमने घन के बारे में पढ़ा था कि घन एक ऐसी आकृति होती है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। हम यहाँ पर घन की तीनों भुजाओं को ए के बराबर लेते हैं। अगर घन की तीनों भुजाएं ए के बराबर हैं तो घन का आयतन होता है a⁻3। घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a² और घन का विकर्ण होता है √3a। इसके अलावा अगर हम घनाभ की बात करें तो घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होती हैं। तो यहाँ पर हम घनाभ की लंबाई लेते हैं l, चौड़ाई लेते हैं b और ऊंचाई लेते हैं h। अगर यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई l, b, h हैं तो यहाँ पर घनाभ का आयतन होता है l गुणा b गुणा h। इसके अलावा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2lb प्लस bh प्लस lh और घनाभ का विकर्ण होता है √l² प्लस b² प्लस h²। अब यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है घन के बारे में। घन का विकर्ण हमने पढ़ा है √3a। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर √3a को बराबर कर देंगे √12 के। √12 को हम लिख लेंगे 4 × 3। 4 स्क्वायर रूट से बाहर आकर के हो जाएगा 2। तो ये लिखा जाएगा हमारा √3a बराबर 2√3। यहाँ पर √3 से √3 कट जाएगा तो a की वैल्यू आ जाएगी 2। अब हमसे पूछा है घन का आयतन। घन के आयतन का फॉर्मूला है a⁻3। तो यहाँ पर जब हम a⁻3 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर की पावर 3। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 262। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या होता है 3D मेंसुरेशन में, जब भी हमें एक आकृति से दूसरी आकृति बनानी होती है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर उनके आयतन को बराबर करते हैं। यानी कि यहाँ पर हमें क्या करना है, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन निकालना है और 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन निकालना है। जैसे हम 2D मेंसुरेशन में क्या करते थे, जैसे दो आकृति एक ही तार से बनी होती थी तो हम क्या करते थे, वहां पर उन दोनों के परिमाप बराबर करते थे। अब यहाँ पर अगर हम 3D की बात करें, यानी कि जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीन चीजें हों, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, उनके आयतन को बराबर करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये 15 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है। घन का जो आयतन होता है वो a⁻3 होता है, यानी कि भुजा की घात 3। तो यहाँ पर जो 15 सेंटीमीटर वाला घन है इसका आयतन हो जाएगा 15 गुणा 15 गुणा 15। इसके अलावा जो 3 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है इसका आयतन हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब अगर हमें ये बताना है कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का जो आयतन है हम उसे भाग कर देंगे 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के आयतन से। तो देखिए, यहाँ पर हमारे घनों की संख्या हो जाएगी 15 गुणा 15 गुणा 15। ये आ जाएगा हमारा 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन। इसको हम डिवाइड कर देंगे 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन से। तो 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन है 3 गुणा 3 गुणा 3। यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो घनों की संख्या आ जाएगी 125। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 216। एक घनाभकार पानी की टंकी में 216 लीटर पानी है। उसकी गहराई उसकी लंबाई का 1/3 है तथा उसकी चौड़ाई उसकी लंबाई और गहराई के अंतर के 1/3 का 1/2 है। टंकी की लंबाई है। यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन तो हमारा बिल्कुल सही है, लेकिन इसके जो आंसर हैं ये थोड़े से कंफ्यूज करने वाले हैं। कंफ्यूज करने वाले क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए सभी में लिखा हुआ है डीएम। डीएम की हमारी दो फुल फॉर्म होती है। डीएम को हम डेसीमीटर भी बोल सकते हैं और डेकामीटर भी बोल सकते हैं।
अगर ये डेसीमीटर है तो हमारा आंसर अलग आएगा, अगर डेकामीटर है तो हमारा आंसर अलग आएगा। तो ये यहाँ पर ऑप्शन में स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है कि ये डेसीमीटर है या डेकामीटर है। ये हमको तब पता चलेगा जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पर डेसीमीटर और डेकामीटर दोनों को ही सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। सेंटीमीटर में चेंज क्यों कर रहे हैं ये भी मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। तो देखिए, एक डेसीमीटर में होते हैं 10 सेंटीमीटर, और अगर हम बात करें डेकामीटर की तो एक डेकामीटर में होते हैं 1000 सेंटीमीटर। अब देखिए, हमसे क्वेश्चन में कहा है कि उस टंकी की जो गहराई है वो उसकी लंबाई का 1/3 है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर टंकी की लंबाई को ले लेते हैं 3x। अगर टंकी की लंबाई 3x है तो हमसे कहा गया है कि गहराई गहराई को हम हाइट यानी कि h लेते हैं, तो h हो जाएगा उसका 1/3। तो 3x का जब हम 1/3 निकालेंगे तो वो हमारा x के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर टंकी की ऊंचाई हो जाएगी x। अब हमसे चौड़ाई के बारे में कहा है कि उसकी लंबाई और गहराई के अंतर का। तो देखिए, अगर हम लंबाई और गहराई का अंतर ले, लंबाई है हमारी 3x और गहराई है हमारी x, 3x में से x घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2x। तो 2x का 1/3 का मतलब गुणा होता है, तो 2x की गुणा कर देंगे 1/3 से, और उसका भी 1/2, तो इसकी भी गुणा कर देंगे 1/2 से। तो यहाँ से टंकी की चौड़ाई आ जाएगी x/3। अब देखिए, हमारे पास टंकी की लंबाई, चौड़ाई और गहराई तीनों आ चुकी हैं। इसके अलावा हमें टंकी के अंदर जो पानी है उसका आयतन दिया हुआ है कि वो 216 लीटर है। अब हमें पता है टंकी का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक घनाभकार टंकी है। तो यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की तीनों की गुणा हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये आ जाएगा हमारा 3x गुणा x/3, और ये बराबर हो जाएगा 216 की। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझिए। हम जो अपनी लंबाई, चौड़ाई और गहराई लेते हैं, ये हम या तो सेंटीमीटर में लेते हैं, या मीटर में लेते हैं, या किलोमीटर में, जिसमें भी हम चाहें इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन हम इसको लीटर में नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो 216 लीटर है, हमें इसे कन्वर्ट करना है। तो देखिए, अगर कहीं पर लीटर है तो हमें क्या करना होता है, उसमें 1000 की गुणा करनी होती है। जैसे ही हम उसमें 1000 की गुणा करते हैं तो वह हमारा घन सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो 216 है, इसमें अगर हम 1000 की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 216 गुणा 1000 घन सेंटीमीटर। अब देखिए, ये हमारा घन सेंटीमीटर में आया है। ये यहाँ पर सेंटीमीटर है, इसलिए ही हमने ऊपर डेसीमीटर और डेकामीटर दोनों को सेंटीमीटर में चेंज किया था। अब यहाँ पर देखिए, हमारी इक्वेशन आई है 3x गुणा x बटे 3 बराबर 216 गुणा 1000 घन सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए, बराबर से पहले है 3x गुणा x बटे 3। यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा। इसके अलावा हमारे पास रह जाएगा x गुणा x गुणा x। यहाँ पर जब हम इन तीनों x की गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x की पावर 3, और ये बराबर हो जाएगा 216 गुणा 1000 घन सेंटीमीटर। यहाँ पर जब हम दोनों साइड का घनमूल लेंगे तो x की पावर 3 का घनमूल हो जाएगा x, 216 का घनमूल हो जाएगा 6, और 1000 का घनमूल हो जाएगा 10। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 60 सेंटीमीटर। अब देखिए, ये हमारे पास सेंटीमीटर में आ चुका है। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है डेसीमीटर या डेकामीटर में। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर इसको पहले डेकामीटर में कन्वर्ट करके देखें तो यहाँ पर हम 60 को भाग करेंगे 1000 से। जब हम 60 को 1000 से भाग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.06। अब यहाँ पर ये पॉइंट्स में आ रहा है। अगर हम इसको डेसीमीटर में कन्वर्ट करें तो डेसीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे भाग देंगे 10 से। तो जैसे ही हम इसे 10 से भाग देंगे तो हमारे पास पूरा पूरा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको डेसीमीटर में लेते हैं, ना कि डेकामीटर में, क्योंकि डेकामीटर में ये पॉइंट्स में आ रहा है और हमारा कोई भी ऑप्शन पॉइंट्स में नहीं है। तो देखिए, जैसे ही हमने इसको 10 से भाग किया तो ये हमारे पास आ गया 6 डेसीमीटर। अब हमसे पूछिए टंकी की लंबाई। टंकी की लंबाई है 3x, x की वैल्यू है 6 डेसीमीटर। तो यहाँ पर जब हम इसकी 6 से गुणा करेंगे तो हमारे पास टंकी की लंबाई आ जाएगी 18 डेसीमीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 264। एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का 2 गुना है।
यदि घनाभ की बीमाई 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर हो तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है। यहाँ पर देखिए हमसे पहली लाइन में कहा गया है कि एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का 2 गुना है। यहाँ पर देखिए अगर हम इस लाइन को पलटकर बोलना चाहें तो हम इसे ऐसे बोल सकते हैं कि एक घन का आयतन एक घनाभ के आयतन का आधा है। अगर घनाभ का आयतन घन के आयतन का 2 गुना है तो घन का आयतन घनाभ के आयतन का आधा हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर घन का आयतन निकाल लेते हैं। हमें क्या करना है, घनाभ के आयतन का आधा करना है। घनाभ की बीमाएं हमें दे रखी हैं 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। घनाभ का आयतन क्या होता है, तीनों भुजाओं की गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए घनाभ का आयतन हो जाएगा 9 गुणा 8 गुणा 6। हमें करना है इसका आधा। तो जब हम इसका आधा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा घन का आयतन। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास घन की भुजा आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। अब देखिए हमसे पूछा है घन का संपूर्ण पृष्ठ। घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a²। ए की वैल्यू आई है 6। तो यहाँ से हमारे पास घन का संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा 6 गुणा 6 गुणा 6। इन तीनों की जब हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 265। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। उस सबसे बड़ी बांस की छड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए जो इस कमरे में पूर्णतः रखी जा सकती है। देखिए यहाँ पर हमसे पूछी है बड़ी से बड़ी छड़ी की लंबाई। जब भी हमसे बड़ी से बड़ी छड़ी की लंबाई पूछी जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि हमें उस आकृति का विकर्ण निकालना है। अब यहाँ पर देखिए अगर हम आकृति देखें तो यहाँ पर हमारी आकृति की भुजाएं हैं 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ पर हमारी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। अगर हमारी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं इसका मतलब ये हमारी आकृति घनाभ है। अब ये आकृति अगर हमारी घनाभ है तो घनाभ का विकर्ण होता है स्क्वायर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए विकर्ण बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट। लंबाई है हमारी 5 मीटर, 5 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा हमारा 25। चौड़ाई है 4 मीटर, 4 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 16। और ऊंचाई है 3, 3 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 9। तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा 25 प्लस 16 प्लस 9। इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा स्क्वायर रूट 50। 50 को हम लिखेंगे 25 गुणा 2। और 25 हमारा स्क्वायर रूट से बाहर आकर के रह जाएगा 5। तो यहाँ पर हमारे विकर्ण की लंबाई आ जाएगी 5 अंडर रूट 2। तो यहाँ पर जो बड़ी से बड़ी छड़ी है उसकी लंबाई हो जाएगी 5 अंडर रूट 2 मीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 266। लकड़ी के एक डिब्बे की माप 20 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर है। लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर है। इस बक्से को बनाने में प्रयोग हुई लकड़ी का आयतन है। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बात समझिए। यहाँ पर हमें एक डिब्बा दिया हुआ है। ये डिब्बा हमारा लकड़ी का भी हो सकता है और ये डिब्बा हमारा गत्ते का भी हो सकता है। इससे हमारे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए हमारे पास जो डिब्बा होता है वो अंदर से खोखला होता है। वो अंदर से ठोस तो होता नहीं है। अगर अंदर से वो ठोस होगा तो फिर हम डिब्बे के अंदर कुछ रख नहीं पाएंगे। तो जो हमारा डिब्बा होता है वो अंदर से खोखला होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले पूरे डिब्बे का आयतन निकालेंगे, फिर इस डिब्बे के खोखले भाग का आयतन निकालेंगे और फिर डिब्बे के आयतन में से खोखले भाग के आयतन को घटा करके लकड़ी का आयतन निकाल लेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर पहले निकालते हैं डिब्बे का आयतन। डिब्बे की हमें माप दी हुई है 20 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर। जब हम यहाँ पर इन तीनों की गुणा करते हैं तो हमारे पास डिब्बे का आयतन आ जाता है 2400 घन सेंटीमीटर। अब देखिए ये हमारे पास डिब्बे का आयतन आ चुका है। अब हम निकालते हैं खोखले भाग का आयतन। हमें यहाँ पर लकड़ी की मोटाई दी हुई है 1 सेंटीमीटर और डिब्बे की लंबाई दी हुई है 20 सेंटीमीटर। जब इस 20 सेंटीमीटर लंबाई पर हम 1 सेंटीमीटर चौड़ी लकड़ी लगाएंगे तो वो लकड़ी हमारी दो साइड लगेगी। तो यहाँ पर जो लंबाई हमारी 20 सेंटीमीटर थी तो खोखले भाग की लंबाई हमारी 2 सेंटीमीटर घट जाएगी, क्योंकि यहाँ पर दो साइड में 1-1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी आ जाएगी। तो हमारे खोखले भाग की लंबाई आ जाएगी 18 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से हमें डिब्बे की चौड़ाई दी हुई है 12 सेंटीमीटर। अब जब हम इस डिब्बे की चौड़ाई पर 1-1 सेंटीमीटर मोटाई वाली लकड़ी लगाएंगे
तो हमारे पास खोखले भाग की चौड़ाई रह जाएगी 10 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से हमें डिब्बे की ऊंचाई दी हुई है 10 सेंटीमीटर। अब जब हम इस डिब्बे के आधार और छत यानी कि ऊंचाई पर जब हम एक एक सेंटीमीटर चौड़ाई वाली एक लकड़ी लगाएंगे तो हमारे पास खोखले भाग की ऊंचाई रह जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारे खोखले भाग का आयतन आ जाएगा 18 गुणा 10 गुणा 8। हमें क्या करना है, जो हमारे डिब्बे का आयतन है उसमें से 2-2 सेंटीमीटर कम कर देना है, क्योंकि हमारी लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर है। अगर लकड़ी की मोटाई 2 सेंटीमीटर होती तो हमें फिर 4-4 सेंटीमीटर कम करना होता। तो यहाँ पर हमारे खोखले भाग का आयतन आ जाएगा 18 गुणा 10 गुणा 8। इसकी जब हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1440 घन सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए हमें लकड़ी का आयतन बताना है। लकड़ी का आयतन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिब्बे के आयतन में से खोखले भाग के आयतन को घटा देंगे। डिब्बे का आयतन हमारे पास आया है 2400 और खोखले भाग का आयतन आया है 1440। तो 2400 में से जब हम 1440 घटाएंगे तो हमारे पास लकड़ी का आयतन रह जाएगा 960 घन सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 267। 6 सेंटीमीटर गुणा 9 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर बीमा वाले घनाभ से कम कुल कितने घन बनाए जा सकते हैं। जब भी देखिए घनाभ से घन बनाने की बात होगी तो हमसे केवल दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला टाइप ये है कि हमें घनाभ की बीमा दे दी जाती है, जैसे हमें यहाँ पर दी हुई है 6 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, और हमें इसके अलावा घन की भुजा दे दी जाएगी। तो अगर हमें घन की भुजा भी दे दी गई तो हम क्या करेंगे, घनाभ के आयतन को घन के आयतन से डिवाइड करके घनों की संख्या को निकाल देंगे। इसके अलावा हमसे दूसरा टाइप ये पूछा जाता है, हमें घनाभ की बीमा दे दी जाएंगी और हमसे कहा जाएगा कि इससे कम कुल कितने घन बनाए जा सकते हैं, जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है। यहाँ पर देखिए हमसे कम से कम घनों की संख्या पूछी जाएगी, ज्यादा से ज्यादा नहीं पूछी जाएगी। ज्यादा से ज्यादा हम यहाँ पर कितने भी घन बना सकते हैं, तो यहाँ पर हमसे कम घनों की संख्या पूछी जाती है। तो यहाँ पर देखिए हम इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, पहले घनाभ की जो भुजाएं दी हुई हैं हम उनको ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमें घनाभ की बीमाएं दी हुई हैं 6, 9 और 12। अब ये जो 6, 9 और 12 हैं हम इनका ले लेते हैं HCF। HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या कॉमन है। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी संख्या जो कॉमन है वो 3 है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन तीनों का HCF ले लेते हैं 3। अब ये जो 3 आया है हम इसे ले लेते हैं घन की भुजा, यानी कि A बराबर हो जाएगा 3। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, घन की भुजा को निकाल लिया। या तो आपको घन की भुजा दे दी जाएगी, अगर नहीं दी गई तो आपको इस तरह से HCF लेकर के घन की भुजा निकाल लेनी है। अब देखिए हमारे पास घन की भुजा आ चुकी है। अब हमें निकालनी है घनों की संख्या। घनों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, घनाभ के आयतन को घन के आयतन से डिवाइड कर देंगे। घनाभ का आयतन हो जाएगा 6 गुणा 9 गुणा 12। इसको डिवाइड करेंगे घन के आयतन से। घन की एक भुजा है 3, तो यहाँ पर 3 का हम कर देंगे क्यूब। तो ये आ जाएगा हमारा 3 गुणा 3 गुणा 3। यहाँ से हमारे घनों की संख्या आ जाएगी 24। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 268। एक 8000 लीटर क्षमता वाले टैंक की बाहरी बीमाएं 3.3 मीटर गुणा 2.6 मीटर गुणा 1.1 मीटर है तथा दीवारें 5 सेंटीमीटर मोटी हैं। आधार की मोटाई ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए हमें टैंक की बाहरी बीमाएं दी हुई हैं 3.3 मीटर, 2.6 मीटर और 1.1 मीटर। ये यहाँ पर हमको मीटर में दी हुई है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। सेंटीमीटर में चेंज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें टैंक की जो क्षमता दी हुई है वो 8000 लीटर दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, 8000 में 1000 की गुणा करके उसे घन सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जब हमारा आयतन घन सेंटीमीटर में आ रहा है तो हमें अपनी बीमाएं भी सेंटीमीटर में लेनी पड़ेंगी। तो देखिए हमें पता है 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पर 3.3 मीटर बराबर हो जाएगा 330 सेंटीमीटर के। 2.6 मीटर बराबर हो जाएगा 260 सेंटीमीटर के। और 1.1 मीटर बराबर हो जाएगा 110 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पर ये बराबर हो जाएगा 330 गुणा 260 गुणा 110 घन सेंटीमीटर। अब देखिए ये तो है टैंक की बाहरी बीमाएं। हमें टैंक की क्षमता दी हुई है 8000 लीटर। यहाँ पर क्षमता का मतलब है आयतन से।
अब देखिए अगर आयतन हमें दिया हुआ है, तो देखिए अगर हम उसमें 8000 लीटर मान लीजिए पानी भर रहे हैं, तो जो पानी भरा जाएगा वो अंदर भरा जाएगा। अंदर का मतलब है उसके खोखले भाग में भरा जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर खोखले भाग का आयतन निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी लंबाई है 330 सेंटीमीटर। अब अगर हम लंबाई की बात करें, तो देखिए अगर हमारा कोई टैंक है, तो उसमें दो लंबाई की दीवारें होती हैं और दो चौड़ाई की दीवारें होती हैं। तो देखिए एक दीवार की लंबाई है 5 सेंटीमीटर और लंबाई की है हमारे पास दो दीवारें। तो यहाँ पर दो लंबाई वाली दीवारों की चौड़ाई हो जाएगी 10 सेंटीमीटर के बराबर। तो देखिए हमारी बाहरी लंबाई जो है वो है 330। तो हम क्या करेंगे, इस 330 में से 10 घटा देंगे, तो हमारे पास आंतरिक दीवार की लंबाई आ जाएगी। तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा 330 माइनस 10। इसी प्रकार से अगर हम चौड़ाई वाली दीवारों की बात करें, तो चौड़ाई की भी दो दीवार होंगी। एक दीवार की हमारे पास मोटाई है 5 सेंटीमीटर, तो दो की हो जाएगी 10। यहाँ पर हमारे पास जो बाहरी बीमा है वो है 260। 260 में से हम 10 को घटा देंगे। इसी प्रकार हम बात करते हैं ऊंचाई की। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में हमसे छत के बारे में बात नहीं की हुई है, हमसे केवल आधार के बारे में बात की हुई है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस टैंक का केवल आधार लेंगे, छत नहीं लेंगे। हमसे यहाँ पर देखिए आधार की मोटाई पूछी हुई है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आधार की मोटाई को ले लेते हैं x सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, 110 में से x को घटा देंगे, जो आधार की मोटाई है उसको घटा देंगे। अब देखिए हमारे पास जो खोखला भाग है उसके आयतन आ चुका है 330 माइनस 10 गुणा 260 माइनस 10 गुणा 110 माइनस एक्स। इसको बराबर कर देंगे हम 8000 लीटर के। लीटर को जब हम घन सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो उसकी गुणा कर देंगे 1000 से। यहाँ पर देखिए 330 में से 10 घटाएंगे तो 320 रह जाएगा। 260 में से 10 घटाएंगे तो 250 रह जाएगा। और 110 माइनस एक्स को हम इसी प्रकार से रखेंगे और ये बराबर है 8000 गुणा 1000 के। यहाँ पर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 110 माइनस एक्स बराबर आ जाएगा 100 के। यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 10। हमने एक्स माना था आधार की मोटाई और हमसे आधार की मोटाई ही पूछी थी। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा एक्स बराबर 10, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 269। किसी घनाभ के सम्मुख पृष्ठ क्षेत्रफल एक्स वाई जेड है। यदि इनका आयतन b हो तो v एक्स वाई जेड के बीच संबंध स्थापित करें। यहाँ पर देखिए हमें घनाभ के सम्मुख पृष्ठ क्षेत्रफल दिए हुए हैं एक्स वाई जेड। सम्मुख पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब है लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई और ऊंचाई गुणा लंबाई। तो यहाँ पर हमें ये दिए हुए हैं एक्स वाई जेड के बराबर। इसके अलावा हमें आयतन दिया हुआ है बी। अब यहाँ पर देखिए हमें कोई भी संख्या नहीं दी हुई है, तो हम क्या करते हैं, संख्याओं को अपनी तरफ से मान लेते हैं। यहाँ पर हम कुछ भी संख्या मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम घनाभ की लंबाई ले लेते हैं 3, चौड़ाई ले लेते हैं 2 और ऊंचाई ले लेते हैं 1। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आ चुकी है। सबसे पहले हम निकालते हैं घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ये आ जाएगा हमारा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 के बराबर। अब हम निकालते हैं सम्मुख पृष्ठ के क्षेत्रफल। पहले हम निकालते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पर जब हम 3 और 2 की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6। इसको हम ले लेते हैं x के बराबर। इसी प्रकार से हम निकालते हैं ऊंचाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पर हमारी चौड़ाई है 2 और ऊंचाई है 1। तो ये आ जाएगा हमारा 2 गुणा 1 यानी कि 2 के बराबर। इसको हम ले लेते हैं 22 के बराबर। इसी प्रकार से हम निकालते हैं तीसरा पृष्ठ क्षेत्रफल। ये आ जाएगा हमारा ऊंचाई गुणा लंबाई। ये आ जाएगा हमारा 1 गुणा 3, ये 3 के बराबर आ जाएगा। इसको हम ले लेंगे z के बराबर। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपना पहला ऑप्शन ले लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा बी स्क्वायर बराबर एक्स वाई जेड। अब v की वैल्यू है हमारे पास 6। 6 का जब हम वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 36। ये बराबर दे रखा है हमको एक्स वाई जेड के। x की वैल्यू है 6, y की वैल्यू है 2 और z की वैल्यू है 3। यहाँ पर जब हम इन तीनों की गुणा करेंगे तो ये भी हमारा 36 के बराबर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर हमारा जो पहला ऑप्शन है यही हमारा सही है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 270। 7 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से काटे गए बड़े से बड़े गोले का आयतन ज्ञात करें। अभी तक देखिए हमने गोले के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पर गोले के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए आपने क्रिकेट की गेंद देखी होगी।
क्रिकेट की जो गेंद होती है वो हमारी एक तरह का खोखला गोला होती है। अगर हम उस क्रिकेट की गेंद को अंदर से पूरा ठोस भर दें तो वो हमारा एक प्रकार का गोला हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि गोला किस तरह का होता है। तो देखिए, अगर हम बात करें गोले के आयतन की, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की पावर 3। अब हम बात करते हैं गोले के वक्रीय क्षेत्रफल की। देखिए, वक्रीय क्षेत्रफल का मतलब होता है जो भाग गोले का गोल होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूरे गोले की बात हो रही है, तो ये यहाँ पर पूरा ही गोल है। तो यहाँ पर जो गोले का वक्रीय क्षेत्रफल है, ये है हमारा 4 पाई r²। अब हम बात करते हैं गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। देखिए, गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ है वो सारा गोल ही है। तो यहाँ पर जो गोले का संपूर्ण पृष्ठ है वो हमारे वक्रीय क्षेत्रफल के बराबर ही हो जाएगा। तो यहाँ पर गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हो जाएगा 4 पाई r²। ये तो हुई देखिए गोले की बात। अब हम क्या करते हैं, इस गोले को काट करके आधा कर लेते हैं और अब हम बात करते हैं अर्ध गोले के बारे में। तो देखिए, अगर हम अर्ध गोले के बारे में बात करें तो अर्ध गोले का जो आयतन है वो गोले का आयतन का आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे अर्ध गोले का आयतन हो जाएगा 2/3 पाई r की पावर 3। अब हम बात करें अर्ध गोले के वक्रीय क्षेत्रफल की। तो देखिए, अर्ध गोले का जो वक्रीय क्षेत्रफल है वो गोले के वक्रीय क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे अर्ध गोले का वक्रीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई r²। अब हम बात करते हैं अर्ध गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। यहाँ पर देखिए, अर्ध गोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है और वक्रीय क्षेत्रफल है, ये यहाँ पर दोनों अलग अलग हो जाते हैं। गोले में दोनों सेम होते हैं, लेकिन अर्ध गोले में ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अलग किस लिए हो जाते हैं, यहाँ पर हम इसको भी देख लेते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं वक्रीय क्षेत्रफल की, तो मैंने आपसे बताया है कि जो भाग आपको गोल दिखाई दे रहा है, हम इसके क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास पूरा गोला है तो वो पूरा ही गोल है। तो वहां पर अगर उसका वक्रीय क्षेत्रफल 4 पाई r² है, तो जब हम उसको आधा करेंगे तो हमारे अर्ध गोले की जो गोलाई है वो पूरे गोले की गोलाई का आधा हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर जो अर्ध गोले का वक्रीय क्षेत्रफल है ये हो जाता है हमारा 2 पाई r²। अब अगर हम बात करें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो देखिए, अगर हम गोले की बात करें तो गोला हमारा पूरा ही गोल है। तो वहां पर उसका वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों सेम हो जाएंगे। तो वहां पर उसके वे दोनों सेम होते हैं। लेकिन अगर हम अर्ध गोले की बात करें तो अर्ध गोले में आपको जो गोल भाग दिखाई दे रहा है, इसके अलावा आपको एक ऊपर ब्लू कलर में भी दिखाई दे रहा होगा। इसका जो ये ऊपर वाला भाग है, हमें इसका क्षेत्रफल भी इसमें ऐड करना होता है। तो देखिए, ऊपर वाला जो ब्लू कलर का भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये एक प्रकार का वृत्तीय भाग होगा। अब वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई r²। तो यहाँ पर हमें पाई r² इसमें ऐड करना होता है। तो यहाँ पर देखिए, अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई r² प्लस पाई r²। यानी कि ये दोनों जुड़ करके हो जाएंगे 3 पाई r² के बराबर। अब देखिए, ये तो बात हुई गोले की और अर्ध गोले की। इसके अलावा हम बात करते हैं खोखले गोले की। खोखले गोले में देखिए, हमारे पास दो त्रिज्या आ जाएंगी, एक बाह्य त्रिज्या और एक आंतरिक त्रिज्या। बाह्य त्रिज्या को हम लेते हैं कैपिटल आर और आंतरिक त्रिज्या को हम लेते हैं स्मॉल आर। यहाँ पर देखिए, आपको एक खोखले गोले का चित्र दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर देखिए, अगर हम इसको दो भागों में डिवाइड करें तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। तो देखिए, यहाँ पर जब हम इसको दो भागों में डिवाइड करेंगे तो ये हमारा इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पर आपको ये जो येलो कलर दिखाई दे रहा है, ये हमारा अंदर से खोखला है। तो देखिए, अगर हम बात करें खोखले गोले के आयतन की, तो यहाँ पर खोखले गोले का जो आयतन है वो हो जाएगा हमारा 4/3 पाई कैपिटल आर की क्यूब माइनस स्मॉल आर की क्यूब। इसी प्रकार से हम बात करें आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो देखिए, हमने आंतरिक त्रिज्या ली है स्मॉल आर। तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई r²। अब हम बात करते हैं बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल की। बाह्य त्रिज्या हमने ली है कैपिटल आर, तो बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई R²। अब हम बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो देखिए, यहाँ पर क्या होता है, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल और बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों ऐड हो जाते हैं। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हम ऐड करते टाइम 4 पाई ले लेंगे कॉमन। तो यहाँ पर हमारे पास संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा 4 पाई कैपिटल R² प्लस स्मॉल r²।
यहाँ तक देखिए हमने गोले, अर्धगोले और खोखले गोले के फॉर्मूले पढ़ लिए हैं। इसके अलावा अर्ध खोखला गोला भी होता है, हम उसको यहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं। अगर उसका क्वेश्चन आगे आएगा तो हम उसको वहाँ पर पढ़ लेंगे। अब हम सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 270 में हमसे कहा गया है कि 7 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से काटे गए बड़े से बड़े गोले का आयतन ज्ञात करें। जब भी देखिए हम किसी घन में से बड़े गोले को काटेंगे तो घन की जो भुजा है वो गोले के व्यास के बराबर हो जाएगी। गोले का व्यास होता है 2r। जिस प्रकार से वृत्त का व्यास 2r होता है उसी प्रकार से गोले का व्यास भी 2r होता है। तो यहाँ पर देखिए गोले का व्यास हो जाएगा 2r, तो 2r बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर के। यहाँ से हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी 7/2। हमसे पूछा है गोले का आयतन। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की पावर 3। पाई की वैल्यू हम रख लेंगे 22/7, तो हमारे पास गोले का आयतन आ जाएगा 4/3 गुणा 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2 गुणा 7/2। यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास गोले का आयतन आ जाएगा 179.67 घन सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 271। किसी 40 सेंटीमीटर लंबी तथा 15 सेंटीमीटर चौड़ी आयताकार चादर के कोनों से 4 सेंटीमीटर की चादर काट ली जाती है तथा बचे हुए भाग को मोड़कर एक खुला बक्सा बना लिया जाता है। बक्से का आयतन ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए हमें बक्से का आयतन ज्ञात करना है और उसके लिए हमें दे रखा है कि एक आयताकार चादर है जिसकी लंबाई है 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 15 सेंटीमीटर। और आगे कहा गया है कि हमने इस आयताकार चादर के कोनों को 4 सेंटीमीटर से काट लिया है। अब यहाँ पर देखिए एक बात समझिए, अगर हमने कोनों को 4 सेंटीमीटर से काटा है तो जो उसकी लंबाई है उसकी दोनों साइडें 4-4 सेंटीमीटर कट हुई होंगी। तो यहाँ पर जो आयताकार चादर 40 सेंटीमीटर लंबी थी वो दोनों साइड से 4-4 सेंटीमीटर कटने के बाद 32 सेंटीमीटर की रह गई होगी। इसी प्रकार से जो उसकी चौड़ाई है 15 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर दोनों साइड से कटी होगी। तो 15 सेंटीमीटर को जब हम दोनों साइड 4-4 सेंटीमीटर काटेंगे तो वो रह जाएगी हमारे पास 7 सेंटीमीटर। अब देखिए ये जो हमने 4-4 सेंटीमीटर काटी है ये हमने उसको जोड़ करके 4 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई बना दी है। तो यहाँ पर इसकी ऊंचाई हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो देखिए अगर हम इसका आयतन निकालेंगे तो आयतन हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। हमारे पास लंबाई रह गई है 32, चौड़ाई रह गई है 7 और ऊंचाई हो गई है 4। तो यहाँ पर हमारा आयतन हो जाएगा 32 गुणा 7 गुणा 4, ये आ जाएगा हमारा 896 घन सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 272। किसी घनाभ के 3 क्रमागत पृष्ठों का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब घनाभ का आयतन ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है कि घनाभ के 3 क्रमागत पृष्ठों का क्षेत्रफल। यहाँ पर देखिए हम पहले ये समझते हैं कि क्रमागत पृष्ठ कौन से हैं। देखिए अगर हम पहले लंबाई को लें तो लंबाई के साथ हम उसकी चौड़ाई को ले सकते हैं, तो लंबाई और चौड़ाई क्रमागत हो जाएंगे। इसी प्रकार से चौड़ाई और ऊंचाई भी क्रमागत हो जाएंगे और यहाँ पर ऊंचाई और लंबाई भी क्रमागत हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि हमारी जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती हैं इनमें से हम किन्हीं भी दो को लेते हैं तो उनका जो क्षेत्रफल है वो हमको दे रखा है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए हम लंबाई गुणा चौड़ाई को 12 के बराबर ले लेते हैं, चौड़ाई गुणा ऊंचाई को 12 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर ले लेते हैं और ऊंचाई गुणा लंबाई को भी 12 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर ले लेते हैं। अब देखिए हमसे पूछा है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब हम क्या करते हैं घनाभ का आयतन निकालने के लिए ऊपर ये जो हमारी 3 इक्वेशन आई हैं हम इन तीनों की आपस में गुणा कर देते हैं। अब देखिए जब हम इन तीनों की आपस में गुणा करते हैं तो यहाँ पर आपको पहली वाली इक्वेशन में लंबाई गुणा ऊंचाई दिखाई दे रही होगी और तीसरी वाली इक्वेशन में ऊंचाई गुणा लंबाई दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पर हमारे 2l हो रहे हैं, तो जब हम इन दोनों की गुणा करेंगे तो ये l स्क्वायर हो जाएंगे। इसी प्रकार से पहली वाली इक्वेशन में चौड़ाई है और दूसरी वाली इक्वेशन में भी चौड़ाई है, तो जब हम इन दोनों की गुणा करेंगे तो ये बी स्क्वायर हो जाएंगे। और यहाँ पर दूसरी और तीसरी वाली इक्वेशन में h है, तो जब हम इन दोनों की गुणा करेंगे तो ये h स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी l स्क्वायर बी स्क्वायर h स्क्वायर बराबर 12 गुणा 12 गुणा 12। अब देखिए हमारे पास जो घनाभ का आयतन होता है वो होता है एल बी एच, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब यहाँ पर आ रहा है लंबाई का वर्ग चौड़ाई का वर्ग और ऊंचाई का वर्ग,
तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर वर्गमूल ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर 12 गुणा 12 का जब हम वर्गमूल लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 24√3। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 273, किसी कमरे के आधार का क्षेत्रफल 4 मीटर गुणा 3 मीटर है तथा ऊंचाई 3 मीटर है। सभी दीवारों तथा छत को रंगा गया रंगे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हमें इस क्वेश्चन में उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिस पर रंग किया गया है। हमें यहाँ पर कमरे के आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है 4 मीटर गुणा 3 मीटर। अब देखिए, जो आधार होता है, हम आधार पर तो रंग करते नहीं हैं। इसका मतलब ये जो हमें दिया हुआ है आधार का क्षेत्रफल, इसका यहाँ पर कोई दूसरा मतलब है। तो यहाँ पर देखिए, इसका ये मतलब है जितना हमारा आधार का क्षेत्रफल होता है उतना ही हमारा छत का भी क्षेत्रफल होता है। और हमसे क्वेश्चन में आगे कहा भी गया है कि छत को भी रंगा गया है। इसका मतलब ये जो यहाँ पर 4 मीटर गुणा 3 मीटर क्षेत्रफल है, ये हमारे छत का क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर जब हम छत को रंगेंगे तो यहाँ पर हमारा छत का क्षेत्रफल हो जाएगा 4 गुणा 3 यानी कि 12 के बराबर। अब देखिए, छत के अलावा हमें 4 दीवारों पर रंग करना है। 4 दीवारों में से हमारी 2 दीवार लंबाई वाली होती हैं, तो हम यहाँ पर पहले ही 2 की गुणा कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो आधार का क्षेत्रफल है ये 4 सेंटीमीटर लंबा है और 3 सेंटीमीटर चौड़ा है। यानी कि यहाँ पर लंबाई वाली जो दीवार होगी वो 4 मीटर लंबी होगी। तो यहाँ पर हम इसकी गुणा 4 से कर लेते हैं। अब देखिए, दीवार का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। यहाँ पर चौड़ाई की जगह ऊंचाई होगी। अब हमारे पास इसकी लंबाई तो आ चुकी है 4 मीटर, इसके अलावा हमें ऊंचाई दे रखी है 3 मीटर। तो यहाँ पर हम इसकी गुणा कर देंगे 3 से। तो देखिए, एक दीवार का जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 4 गुणा 3 यानी कि 12 के बराबर। लेकिन यहाँ पर लंबाई की 2 दीवारें होती हैं तो हम इसकी गुणा कर देंगे 2 से। तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 2 गुणा 4 गुणा 3। इसी प्रकार से हम निकालेंगे चौड़ी वाली दीवार के लिए। तो देखिए, जो दीवार चौड़ी वाली होती हैं वो भी 2 होती हैं, तो हम यहाँ पर पहले ही 2 से गुणा कर लेते हैं। अब देखिए, जो आधार का क्षेत्रफल है वो 4 मीटर गुणा 3 मीटर है। उसमें 4 मीटर तो लंबाई हो गई, तो इसका मतलब 3 मीटर जो रह गई ये चौड़ाई है। तो यहाँ पर हम इसकी गुणा कर लेते हैं 3 से। अब यहाँ पर देखिए, लंबाई आ चुकी है, अब हमें ऊंचाई चाहिए। ऊंचाई हमें दे रखी है 3 मीटर, तो यहाँ पर हम इसकी गुणा कर लेंगे 3 से। तो देखिए, यहाँ पर 12 तो पहले ही हमारे पास है कैलकुलेट होकर के। 2 गुणा 4 गुणा 3 करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। 2 गुणा 3 गुणा 3 करेंगे तो ये हमारे पास 18 आ जाएगा। इन सभी को जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 54 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 274, किसी आयताकार बक्से की 3 भुजाओं का योग 12 सेंटीमीटर तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 94 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उस बक्से में रखी जाने वाली लंबी से लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात करें। तो देखिए, यहाँ पर हमें उस बक्से में रखी जाने वाली लंबी से लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात करनी है। इसका मतलब हमें विकर्ण निकालना है। अब देखिए, यहाँ पर हमारा जो बक्सा है ये आयताकार है। इसका मतलब उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग हैं। जब लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग होती हैं तो इस प्रकार का जो बक्सा बनेगा वो हमारा घनाभ के आकार का बनेगा। तो यहाँ पर हमें घनाभ का विकर्ण निकालना है। अब देखिए, अगर घनाभ के विकर्ण की बात करें तो घनाभ का विकर्ण होता है स्क्वायर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए, यहाँ पर हमें 2 चीजें दी हुई हैं। एक तो दिया हुआ है आयताकार बक्से की 3 भुजाओं का योग और दूसरा दिया हुआ है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। यहाँ पर हम ले लेते हैं पहले संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 LB प्लस BH प्लस LH। ये हमारा बराबर हो जाएगा 94 के, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसके अलावा हमें आयताकार बक्से की 3 भुजाओं का योग दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। अब देखिए, ये जो हमारा आयताकार बक्सा है ये घनाभ के आकार का है। घनाभ की 3 भुजाएं होती हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी L प्लस बी प्लस एच बराबर 12। अब देखिए, ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है L प्लस बी प्लस एच बराबर 12, हम इसका यहाँ पर वर्क कर देते हैं। तो यहाँ पर जब हम इसका वर्क करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 LB प्लस BH प्लस HL बराबर 12 का वर्क करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 144 के।
अब देखिए ऊपर हमारे पास 2LB प्लस BH प्लस HL की वैल्यू है 94, तो यहाँ पर हम उसकी वैल्यू रख देंगे 94। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 94 बराबर 144। 94 को हम दूसरी साइड भेज देंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 144 माइनस 94। 144 में से जब हम 94 घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे 50 के बराबर। अब यहाँ पर ये देखिए हमारे पास आ चुका है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 50। हमें ज्ञात करना है विकर्ण। विकर्ण होता है स्क्वायर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर दोनों साइड का वर्गमूल ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा 50 को हम लिखेंगे 25 गुणा 2। 25 का बाहर आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा हमारा 5 अंडर रूट 2। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 5 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 275, किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है तथा उसकी लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर हो तब आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमसे दूसरी लाइन में कहा हुआ है कि उसकी लंबाई चौड़ाई की दो गुनी है। यहाँ पर कंपेयर की गई है चौड़ाई से। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, चौड़ाई को x मान लेते हैं। अगर हम चौड़ाई को x मानते हैं तो उसकी लंबाई हो जाएगी 2x के बराबर। अब देखिए हमसे पहली लाइन में कहा है कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पर ये तो दिया हुआ है, हम क्या करते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल अपनी तरफ से निकाल लेते हैं। देखिए जो चारों दीवार होंगी उसमें दो लंबाई वाली होंगी और दो चौड़ाई वाली होंगी। हम पहले बात करते हैं लंबाई वाली दीवारों की। देखिए लंबाई वाली दो दीवारें होती हैं, तो यहाँ पर हम पहले ही 2 से गुणा कर लेते हैं। अब दीवार की जो लंबाई मानी है वो हमने मानी है 2x के बराबर, तो यहाँ पर हम इसकी गुणा कर लेंगे 2x से। अब हमें ये देखना है कि दीवार कितनी ऊंची है। तो हमें कमरे की ऊंचाई दे रखी है 11 मीटर, तो यहाँ पर हम इसकी गुणा कर लेंगे 11 से। तो यहाँ पर हमारे पास जो दो लंबाई वाली दीवारें हैं उनका क्षेत्रफल हो जाएगा 2 गुणा 2x गुणा 11। इसमें हम ऐड करेंगे चौड़ाई वाली दीवारों का क्षेत्रफल। तो देखिए चौड़ाई वाली भी दो दीवारें हैं तो हम पहले 2 से गुणा कर लेंगे। हमने चौड़ाई मानी है x, तो इसकी x से गुणा करेंगे। और चौड़ाई वाली दीवार भी 11 मीटर के बराबर है तो इसकी गुणा कर लेंगे x से। तो यहाँ पर हमारे पास चौड़ाई वाली दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा 2 गुणा x गुणा 11। यहाँ पर जब हम इन सभी को कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 66x बराबर 660। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 10 के बराबर। अब देखिए हमसे पूछा है आधार का क्षेत्रफल। आधार हमारे कमरे का आयताकार होगा क्योंकि यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई दी हुई है। अब देखिए हमारे पास x की वैल्यू आई है 10। हमने यहाँ पर चौड़ाई मानी थी x, तो यहाँ पर हमारी चौड़ाई तो हो चुकी है 10। अब हमें ज्ञात करनी है लंबाई। लंबाई हमारी चौड़ाई की दोगुनी है, तो हमारी यहाँ पर लंबाई हो जाएगी 20 के बराबर। अब देखिए अगर हमें आधार का क्षेत्रफल निकालना है तो आधार के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पर हमारे आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा 20 गुणा 10। इनकी जब हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 200 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 276, किसी घन का विकर्ण 8 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमें यहाँ पर घन का विकर्ण दिया हुआ है 8 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। हमें पता है घन का विकर्ण होता है a अंडर रूट 3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a अंडर रूट 3 को बराबर कर देंगे 8 अंडर रूट 3 के। तो यहाँ पर देखिए अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट जाएगा, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 8। अब हमसे पूछा है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर। a की वैल्यू आई है 8। तो यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 6 गुणा 8 गुणा 8। इन तीनों की जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 384 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 277, दो 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया गया। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम डायग्राम बना लेते हैं। हमसे पहली लाइन में कहा हुआ है कि दो 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को मिलाकर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, दो 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला घन इस प्रकार से आ जाएगा और दूसरा घन इस प्रकार से आ जाएगा। और यहाँ पर हमें इन दोनों की जो भुजा लेनी है वो 6 सेंटीमीटर के बराबर लेनी है।
अब हमसे आगे कहा गया है कि इन दोनों घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया गया। तो देखिए जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास इस तरह की आकृति आ जाएगी। अब देखिए ये जो हमारे पास घनाभ बन करके आया है, इसकी आपको लंबाई दिखाई दे रही होगी 6 + 6 यानी कि 12 सेंटीमीटर के बराबर। चौड़ाई हमारे पास 6 सेंटीमीटर ही रहेगी और ऊंचाई भी 6 सेंटीमीटर के बराबर ही रहेगी। तो यहाँ पर देखिए अगर हमें इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तो यहाँ पर हम इसको भी दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका तो यह है कि हम यहाँ पर घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दें। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2LB + BH + HL। यहाँ पर देखिए लंबाई है 12, चौड़ाई है 6 और ऊंचाई है 6। तो यहाँ पर हमारे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 2LB यानी कि 12 × 6 + BH यानी कि 6 × 6 और आगे है हमारे पास HL यानी कि 6 × 12। इन सभी को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 360 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए हमने घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाला है एक तरीके से। यहाँ पर हम इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल एक दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसका दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास दो घन हैं जिनकी भुजाएं हैं 6 सेंटीमीटर के बराबर। अब देखिए जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इनकी जो साइड हैं वो आपस में मिल जाएंगी। तो यहाँ पर हम पहले वाले घन की जो साइड है इसको ले लेते हैं 1 नंबर और दूसरे वाले घन की जो साइड है उसको ले लेते हैं 2 नंबर। यहाँ पर देखिए याद रखिए ये जो 1 और 2 नंबर दिए हुए हैं ये मैंने साइड वाले पृष्ठ के क्षेत्रफल को दिए हुए हैं। ये यहाँ पर सामने वाले के नहीं है, ये साइड वाले के हैं। अब देखिए जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पर ये मिलने के बाद 0 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों मिल गए तो यहाँ पर अब हम इनको ऐड नहीं करेंगे। अब देखिए अगर हम घन के एक साइड की क्षेत्रफल को देखें तो उसकी लंबाई a के बराबर है और चौड़ाई भी a के बराबर है, यानी कि उसका क्षेत्रफल हो जाएगा a² के बराबर। अब अगर हम घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करें तो वो होता है 6a²। जब हम दो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे तो वो 6a² + 6a² हो जाएगा, यानी कि 12a² हो जाएगा। अब ये 12a² जब था जब ये दोनों घन अलग अलग थे। जब हमने इन दोनों को मिलाया है तो यहाँ पर एक एक साइड दोनों घन की जुड़ चुकी है जो कि बिल्कुल खत्म हो चुकी है, जिसका क्षेत्रफल हमें ऐड नहीं करना है। तो यहाँ पर एक घन की जो एक साइड है उसका क्षेत्रफल है a²। यहाँ पर मिल रही हैं दो साइड दो घनों की, तो यहाँ पर उनका क्षेत्रफल हो जाएगा 2a²। तो यहाँ पर हम उसमें से 2a² घटा देंगे। तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास 10a²। a की वैल्यू है हमारे पास 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 × 6 × 6। तो यहाँ से भी हमारे पास घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 278। किसी 1 किलोमीटर स्क्वायर भूमि पर 2 सेंटीमीटर वर्षा हुई। माना कि केवल 50% पानी ही संग्रहित हो पाया तथा 100 मीटर × 10 मीटर आधार वाले एक संग्रहालय में एकत्रित किया गया। पानी का उठातल ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को एक ही लाइन में सॉल्व करेंगे और एक लाइन में सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस करने हैं। तो यहाँ पर आप इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में हमें एक परसेंटेज दी हुई है 50%। सबसे पहले हम इस 50% को भिन्न के रूप में लिख लेते हैं। तो देखिए 50% को भिन्न के रूप में लिखा जाता है 1/2। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में कहा है किसी 1 किलोमीटर स्क्वायर भूमि पर 2 सेंटीमीटर वर्षा हुई। इसका मतलब ये है 1 किलोमीटर स्क्वायर यानी कि 1 किलोमीटर लंबी और 1 किलोमीटर चौड़ी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो किलोमीटर में दिया हुआ है हम इसको यहाँ पर मीटर में चेंज कर लेते हैं। मीटर में चेंज क्यों करते हैं, क्योंकि आगे देखिए जो हमें संग्रहालय एकत्रित करने के लिए दिया हुआ है उसका जो क्षेत्रफल दिया हुआ है वो हमको 100 मीटर × 10 मीटर है। तो वो हमको वहां पर मीटर में दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर के। तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा 1000 मीटर लंबा गुणा 1000 मीटर चौड़ा। अब हमें इसकी गुणा करनी है ऊंचाई से। तो देखिए यहाँ पर जो वर्षा हुई है वो 2 सेंटीमीटर हुई है। तो यहाँ पर हम सेंटीमीटर को फिर से मीटर में चेंज करेंगे। तो हम यहाँ पर इसको भाग कर देंगे 100 से, तो ये आ जाएगा हमारा 2/100।
तो यहाँ पर देखिए जो वर्षा हुई है उसका जो क्षेत्रफल है वो आ जाएगा हमारा 1000 गुणा 1000 गुणा 2/100। अब देखिए ये जो वर्षा में पानी आया है इसके बारे में हमसे कहा गया है कि 50% पानी संग्रहित हो गया है। संग्रहित होने का मतलब है कि वो जमीन में चला गया है। तो देखिए अगर 50% पानी चला गया है तो हमारे पास 50% ही रह गया है। 50% को हमने भिन्न के रूप में लिखा है 1/2। तो यहाँ पर हम इसकी गुणा कर देंगे 1/2 से। यहाँ पर देखिए इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हमने यहाँ पर ये जो 1/2 से गुणा की है ये उससे नहीं की है जो पानी संग्रहित हुआ है, बल्कि उससे की है जो पानी यहाँ पर बच गया है। तो अगर 50% संग्रहित हुआ है तो 50% ही बच गया है। मान लीजिए यहाँ पर 50% संग्रहित होने की जगह 25% संग्रहित होता, तो 25% को हम भिन्न के रूप में लिखते हैं 1/4। तो 1/4 पानी अगर हमारा संग्रहित हो गया है तो हमारे पास रह जाएगा 3/4। तो यहाँ पर फिर हम इसकी गुणा करते 3/4 से। लेकिन यहाँ पर हमारे पास 50% है तो 50% संग्रहित होने के बाद 50% ही बचता है। तो इसलिए हमने इसकी गुणा की है यहाँ पर 1/2 से। अब देखिए हमारे पास संग्रहित होने के बाद बचा हुआ पानी आ चुका है। अब हमें इस पानी को एक संग्रहालय में एकत्रित करना है। उस संग्रहालय की हमें लंबाई दे रखी है 100 मीटर और चौड़ाई दे रखी है 10 मीटर। अब हमें इसकी ऊंचाई नहीं पता है तो हम ऊंचाई को मान लेंगे x के बराबर। तो यहाँ पर देखिए संग्रहालय का क्षेत्रफल हो जाएगा 100 गुणा 10 गुणा x। यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास संग्रहालय की ऊंचाई आ जाएगी 10 मीटर। अब देखिए जितनी संग्रहालय की ऊंचाई है उतना ही पानी का तल भी उठा होगा। तो यहाँ पर पानी के उठे हुए तल की ऊंचाई हो जाएगी 10 मीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 289। एक घनाभ की भुजाएं 2:4:8 में है जिसका आयतन एक घन के आयतन के बराबर है। पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए हमें घनाभ की भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है 2:4:8। इसके अलावा हमें घनाभ की कोई भुजा नहीं दी हुई है। अगर हमें कोई भी भुजा नहीं दी हुई है तो हम क्या करेंगे अपनी तरफ से घनाभ की भुजाएं मान लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं घनाभ की भुजाओं को 2, 4 और 8 ही मान लेते हैं। जो हमें अनुपात दिया हुआ है हम उसे ही भुजा मान लेते हैं। तो देखिए अगर हमारे पास घनाभ की भुजाएं हैं तो हम घनाभ का आयतन निकाल सकते हैं। घनाभ का आयतन होता है तीनों भुजाओं की गुणा। तो यहाँ पर हमारे घनाभ का आयतन हो जाएगा 2 × 4 × 8। अब देखिए आगे हमसे कहा हुआ है कि जो घनाभ का आयतन है उसके बराबर एक घन का आयतन है। अब घन का आयतन होता है a⁻3। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर a⁻3 को बराबर कर देते हैं 2 × 4 × 8 के। यहाँ पर जब हम इसको बराबर करते हैं तो हमारे पास घन की भुजा आ जाती है 4 के बराबर। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछा है पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात। अब यहाँ पर देखिए हमें ये देखना होता है कि हमें पहले किसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए अगर क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है कि घन का पहले निकालना है या घनाभ का पहले निकालना है तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं जिसका जिक्र पहले किया हुआ होता है हम उसका पृष्ठ क्षेत्रफल पहले निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहली लाइन में जो पहले हमें दिया हुआ है वो घनाभ दिया हुआ है। तो हमें घनाभ का पहले निकालना है और घन का बाद में निकालना है। अब देखिए घनाभ का जब हम पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 LB प्लस BH प्लस HL। यहाँ पर जब हम वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, 8 प्लस 32 प्लस 16। इसके डिवाइड में हमें रखना है घन के पृष्ठ क्षेत्रफल। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a²। a की वैल्यू आई है 4। तो यहाँ पर घन का पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 6 × 4 × 4। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 7/6। इसको जब हम अनुपात के रूप में लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा हमारा 7:6। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 280। किसी घनाभ की क्रमागत भुजाएं 1 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर है तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर स्क्वायर है। घनाभ का विकर्ण ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए हमें घनाभ की क्रमागत भुजाएं दी हुई हैं 1 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम इस 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर को लंबाई चौड़ाई भी ले सकते हैं, चौड़ाई ऊंचाई भी ले सकती हैं और ऊंचाई लंबाई भी ले सकते हैं। हम यहाँ पर इसको लंबाई और चौड़ाई ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर घनाभ की लंबाई ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर और चौड़ाई ले लेते हैं 2 सेंटीमीटर।
अब देखिए इसके अलावा हमें घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 LB प्लस BH प्लस HL। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 2 LB, यानी कि 1 × 2, तो ये 2 के बराबर हो जाएगा, प्लस BH, B की वैल्यू है 2 तो हमारे पास आ जाएगा 2H, प्लस HL, L की वैल्यू 1 है तो ये आ जाएगा हमारे पास H के बराबर, और ये बराबर हो जाएगा 22 के। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास H की वैल्यू आ जाएगी 3 के बराबर। अब देखिए हमसे पूछा है घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण होता है स्क्वायर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो हमारे पास विकर्ण आ जाएगा स्क्वायर रूट L स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस B स्क्वायर, B की वैल्यू है 2, 2 का वर्ग हो जाएगा 4, प्लस H स्क्वायर, H की वैल्यू है 3, 3 का वर्ग हो जाएगा 9। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कीजिए, और डिसलाइक क्योंकि नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। इस वीडियो की PDF का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।